नमस्कार दोस्तों, हमारी इंडियन आर्मी में हजारों नेपाली गोरखा युवा भर्ती होने का सपना देख रहे हैं और वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि ये भर्ती कब खुलेगी। क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 2022 के बाद से जब से हमारे देश में अग्निपथ योजना लागू हुई है उसके बाद से ये भर्ती लगभग बंद पड़ी हुई है। नेपाल सरकार का आरोप है कि भारत ने हमसे बिना पूछे ये अग्निपथ योजना लागू कर दी, क्योंकि पहले जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ था इसका भारत ने उल्लंघन किया है, जिसकी वजह से हम नेपाल के लोगों को भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए नहीं भेज सकते। अब दोस्तों इसमें एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, क्योंकि हमारे पूर्व सीडीएस अनिल सिंह चौहान जी का कहना है कि इस भर्ती के ऊपर अब नेपाल सरकार को फैसला करना होगा कि यह भर्ती के लिए उनके युवाओं को भेजना है या नहीं भेजना है। क्योंकि हमारी तो मंशा साफ है कि हम अग्निपथ योजना के लिए ही भर्ती करेंगे, क्योंकि हम भारत के लिए और नेपाल के लिए अलग से योजना लागू नहीं कर सकते। अब दोस्तों इस बयान के बाद से तो यही लगता है कि अब नेपाल के गोरखा युवा जो हमारी इंडियन आर्मी में भर्ती होने का सपना देख रहे थे वो शायद सपना ही रह जाएगा। चलिए दोस्तों, क्या क्या कहा है इसके बारे में हम समझते हैं और इस समस्या की मूल जड़ के बारे में हम समझते हैं। दोस्तों अभी हमारे सेना के पूर्व सीडीएस अनिल सिंह चौहान जी अखबार द प्रिंट को एक इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि गोरखा भर्ती पर फैसला नेपाल सरकार का होगा, भारतीय सेना में भर्ती केवल अग्निपथ के तहत होगी। तो इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर नेपाल सरकार ये चाहे कि 15 साल की युवाओं की नौकरी होनी चाहिए, उसके बाद उनको समान वेतन पेंशन और भारतीय सेना के बराबर उनको वेतन पेंशन मिलनी चाहिए, जैसे 1947 में जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ था उसके अनुसार होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इन्होंने कह दिया कि हम दो कानून नहीं बना सकते, हम नेपाल के लिए भी वही, हमारी सेना में वही नियम लागू रहेगा और हमारे भारत के लिए भी वही लागू रहेगा। तो इन्होंने साफ कह दिया है। अब दोस्तों इन्होंने और क्या कहा है उसको हम समझते हैं। देखो दोस्तों, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे बीच यह त्रिपक्षीय समझौता हुआ था 1947 में, जब उस समय नेपाल लोकतंत्र नहीं था और राजाशाही था और ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि नेपाली सैनिकों के लिए इस सेवा में आवेदन करने के लिए भी ऐसी ही शर्तें होंगी। शर्तें वही होंगी कि जैसे इंडियन आर्मी के जवानों को समान पेंशन वेतन और पद मिलता है, उसी तरीके से नेपाल के युवाओं को मिलेगा जो हमारी भारतीय सेना में है। उसी तरीके से जो ब्रिटेन की सेना में है उनको भी समान वेतन और पेंशन मिलने के वो हकदार रहेंगे। तो इन्होंने साफ कह दिया था। अब इनका कहना है कि उस समय तो राजाशाही शासन था, तो उसके साथ हमारा करार हुआ था। अब नेपाल में लोकतंत्र है तो स्थितियां काफी बदल गई है। अब दोस्तों इन्होंने और क्या कहा, उस समय राजा की ओर से यही शर्त थी कि आपको उन्हें उसी तरीके से सुविधाएं देनी होगी जो भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना में लागू है, और यही वादा किया गया था। अब दोस्तों इसमें क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1815 में पहली गोरखा रेजिमेंट बनाई थी। इसके साथ नेपाली सैनिकों के किसी दूसरे देश की सेना में सेवा करने की 2 सदी पुरानी परंपरा की शुरुआत हुई थी। आज़ादी के समय नई दिल्ली और लंदन ने गोरखा रेजिमेंटों को बांटने पर सहमति जताई, जिसमें से 6 यूनिट भारत में रह गई थी और 4 यूनिट ब्रिटेन में चली गई थी। चौहान ने कहा, और इसी वजह से उन्हें समान वेतन और पेंशन मिलती है, तो इसमें कोई भेदभाव अभी तक तो नहीं किया जा रहा है। अब दोस्तों वास्तव में अगर उन्हें नेपाल में कुछ नहीं मिलता है, तो इसमें इंडियन आर्मी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि घर जाने के बाद भी उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती है। तो इसकी वजह यह है कि नेपाल सरकार ने उन्हें उन सुविधाओं से वंचित किया है जो हम अपने सैनिकों को देखते हैं, क्योंकि हम तो बराबर का पेंशन और वेतन देते हैं, क्योंकि वे ऐसा नहीं चाहते। इसलिए कुछ चुनौतियां रही हैं जो हमारी तरफ से हमने अपने समझौते का एक हिस्सा पूरा किया है। अब ये उनकी टेंशन है कि यहाँ से रिटायर होने के बाद वो किस तरीके से उन सैनिकों को ट्रीट करते हैं, किस तरीके से उनको सुविधाएं देते हैं, क्योंकि हम तो बराबर वेतन और पेंशन देते हैं। और इन्होंने क्या कहा कि जनरल चौहान ने कहा कि अब काठमांडू को यह तय करना है कि वह अपने सैनिकों को अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में नौकरी करने के लिए भेजेगा या नहीं भेजेगा। अब इसमें हमारी कोई समस्या नहीं है, यह नेपाल सरकार तय करेगी, काठमांडू तय करेगा कि अब युवाओं को कहाँ भेजना है। इंडियन आर्मी में अगर भेजना है तो अग्निपथ स्कीम के तहत ही भेजना है। और दोस्तों इन्होंने क्या कहा, उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल के नागरिकों के लिए एक योजना और भारतीय नागरिकों के लिए दूसरी योजना नहीं हो सकती। दोस्तों सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि जनरल चौहान और उनके पूर्ववर्ती जनरल विपिन रावत जी दोनों को 11वीं गोरखा राइफल में कमीशन मिला था। ये भी गोरखा राइफल से ही आते हैं, इन्होंने भी गोरखा राइफल्स में अपनी सेवाएं दी हैं। नेपाल से भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती का मुद्दा नई दिल्ली और काठमांडू के बीच संबंधों में लगातार तनाव का कारण बना हुआ है। अब दोस्तों अग्निपथ योजना में क्या होता है कि 25% सैनिकों को 15 साल के लिए सेना में रखा जाता है, जो ब्रिलियंट होते हैं, जो बेस्ट होते हैं, जबकि बाकी 75% अग्निवीरों को एक तय राशि के साथ घर भेज दिया जाता है। अब इस योजना के क्या उद्देश्य हैं? इस योजना का उद्देश्य सेना में काम करने वाले सैनिकों की औसत उम्र कम करना और सेना को भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करना है। इस तरह की 4 साल की सेवा वाली भर्ती
भर्ती ने कमीशन प्राप्त अधिकारी से नीचे के रैंक वाले सैनिकों की पारंपरिक सेवा व्यवस्था को बदल दिया है। इसमें 15 साल की सेवा के बाद पेंशन और दूसरी सुविधाएं मिलती थी। अब दोस्तों इसमें नेपाल सरकार की सबसे बड़ी टेंशन यही है कि 4 साल के लिए युवा अगर भारतीय सेना में भर्ती होंगे तो वो फिर नेपाल आकर क्या करेंगे, क्योंकि उनको बाद में पेंशन तो मिलेगी नहीं। तो नेपाल सरकार का यही कहना है कि हमारे गोरखा युवा इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें 15 साल की सेवा दी जानी चाहिए और साथ ही बाद में रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन की सुविधा भी होनी चाहिए। तो उनका यह कहना है, क्योंकि 1947 में जो समझौता हुआ था उसके तहत यह हुआ था कि समान वेतन और पेंशन दिया जाएगा। अब दोस्तों हमारी सरकार का भी यही कहना है कि अब हमारे सेना में नया नियम लागू हो गया है, अग्निपथ योजना लागू हो गई है, जिसके तहत 4 साल के लिए भर्ती किए जाते हैं। तो उसी नियम को नेपाल सरकार को भी मानना होगा। लेकिन अग्निपथ योजना की वजह से नेपाल और भारत सरकार के बीच में अभी टेंशन बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से यह भर्ती बंद पड़ी हुई है। अब दोस्तों भारत में गोरखा सैनिकों ने दोनों विश्व युद्धों में हिस्सा लिया है। आज़ादी के बाद भारत द्वारा लड़े गए कई युद्ध में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। 1965 देख लो, 48 में भी देख लो, उसके बाद 1962, 65, 71, 99 हर जगह पर उन्होंने क्या लिया है, हर युद्धों में उन्होंने हिस्सा लिया है। और 1.22 लाख से ज़्यादा नेपाली नागरिकों को सेना में उनकी सेवा के कारण भारत सरकार से पेंशन मिलती है। नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए पेंशन और वेतन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ अनुमानों के मुताबिक पेंशन पाने वालों को भेजी जाने वाली रकम नेपाल की कुल GDP का लगभग 3% हिस्सा है। भारत द्वारा जो रकम भेजी जाती है पेंशन के तौर पर, और 1.22 लाख से ज़्यादा जो रिटायरमेंट सैनिक हैं नेपाल के, और साथ ही जो अभी भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं, उनको वेतन और पेंशन मिलती है। राजनीतिक गतिरोध के कारण नेपाली युवा यूरोप पहुंच गए हैं और यूक्रेन के युद्ध के मैदान में नजर आते हैं। रूसी सेना उनके सेना में शामिल होने के सपने को पूरा करने का एक रास्ता बन गई है। काठमांडू का अनुमान है कि 200 से ज़्यादा नेपाली रूस की सेना में शामिल होने के लिए रूस गए हैं। कई भारतीय नागरिक भी ऐसा कर चुके हैं। तो दोस्तों अब अनिल सिंह चौहान जी जो हमारे पूर्व CDS हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर नेपाल के युवा हमारी सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो उन्हें अग्निपथ स्कीम के तहत ही भर्ती होना होगा। अब ऐसा नहीं है कि नेपाल के युवाओं के लिए अलग स्कीम हो और भारत के युवाओं के लिए आर्मी में जाने के लिए अलग स्कीम हो। तो दोस्तों अब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इसका फैसला अब नेपाल सरकार को ही लेना होगा कि उनको अब भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए भेजना है या नहीं भेजना है। वैसे दोस्तों अगर हम जाने तो हमारे देश में भी गोरखा युवाओं की संख्या है जो कम नहीं है, वो भी लगातार हमारी इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं और सेवाएं देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में भी इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि वो ही नहीं चाहते कि किसी दूसरे देश के युवा हमारे देश में आकर हमारी जगहों को रोके और इंडियन आर्मी में शामिल हो जाए, क्योंकि हमारे देश के युवा इतने हैं कि वो लगातार इंडियन आर्मी में शामिल होना चाहते हैं। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश के द्वारा नेपाल के गोरखा युवाओं को भर्ती करने का रास्ता क्लियर कर देना चाहिए, या फिर हमारे देश में ही इतने बेरोजगार युवा हैं उनको ही हमारी इंडियन आर्मी में शामिल किया जाना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।